जय हिंद बच्चों, सभी का खिरोद एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सी-टेट और सी-जी-टेट की कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं, वो भी कंप्लीटली निःशुल्क है। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हमारा नया विषय है विज्ञान। विज्ञान में हम जितने जो बच्चे सी-टेट और सी-जी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, लिखिए विज्ञान का आज पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम लिखिए अध्याय पहला भोजन। भोजन से संबंधित हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं। हम विगत वर्षों के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो अध्याय होगा ये दो पार्ट पर बनेंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 पे हम लोग देखेंगे भोजन से संबंधित जितने जो हैं, उसके बाद खनिज लवण पर भी जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए जितने जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हो या जो बच्चे यूट्यूब चैनल में पढ़ रहे हो। देखिए थ्योरी विषय है, इसीलिए साथ साथ बेसिक नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, मैथ्स रहता है तो साथ साथ बनाते चलते हैं, तो इसको नोट्स को साथ साथ बनाते चलिएगा। ठीक है, एकदम शुरुआत भोजन से चलते हैं। ठीक है, अब भोजन को समझने से पहले एक बेसिक पॉइंट समझिए, भोजन का क्या काम होता है। ठीक है, तो हम छोटे छोटे पॉइंट अपने कॉपी में नोट करते चलिए। एक ऐसा छोटा सा पॉइंट लिखिए भोजन। अब कार्य का क्या काम है, तो अब भोजन का कार्य क्या है, क्या कार्य है? ऊर्जा देना। हमको क्या देना? ऊर्जा। जैसे कोई भी अगर वाहन चला रहे हैं, वाहन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, भोजन चाहिए। अब भोजन, वाहन के लिए भोजन क्या होता है? क्या? पेट्रोल, डीजल, ये क्या होते हैं उसके? ठीक है, इसके भोजन होते हैं। ठीक है, पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल, डीजल वाली गाड़ी है तो डीजल, मिट्टी तेल वाली, केरोसिन वाली है तो केरोसिन। ठीक है, तो अब भोजन मतलब ये जो पेट्रोल और डीजल है, वाहन को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, वैसे ही हमको जो ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? भोजन से। अब भोजन में क्या क्या अवयव होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो लिखिए, हमको भोजन क्या देता है? ऊर्जा। और ऊर्जा कहां से मिलती है? भोजन। अब भोजन के हम 7 अवयव को देखेंगे। कितने? 7। यही 7 अवयव हैं जिसको पाने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, और यही जो भोजन के जो अवयव हैं, हमको शरीर में क्या ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर की क्या रक्षा करते हैं, हमको कैसा ग्रोथ देता है, सब चीजों के बारे में एकदम बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद लिखिए वसा। ठीक है, क्या? वसा। उसके बाद लिखिए प्रोटीन, मिनरल। ठीक है, विटामिन। ठीक है, क्या बच गया? बोलो। साथ साथ फाइबर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? रेशा। ठीक है, या आसान शब्दों में फाइबर लिखना होगा तो फाइबर ही लिख लो। ठीक है, आगे सिखाऊंगा सबका क्या काम है। और लास्ट क्या है? जल। यही 7 जो है तत्व है। ठीक है, अवयव हैं जो हमको भोजन से हमको लेने के लिए हम खाना खाते हैं। और ये जो 7 तत्व हैं, ऐसा कौन सा है जिसपे सब कुछ मिलता है? ठीक है, आपको पता है सब चीज कहां पर मिलता है? ये सारी चीजें केवल 2 भोजन पर मिलता है। कौन सा 2 भोजन? लिखिए, ना ना बेटा, लिखिए पहला माँ के दूध से। ये 7 अवयव कहां पर मिलते हैं? माँ के दूध से। और दूसरा खिचड़ी से। ठीक है, ये 2 भोजन ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें 7 चीजें पाएंगे। समझ में आ गया? तो लिखिए, अब अगर आपको खिचड़ी अगर खा रहे हैं तो 7 चीजें पा जाएंगे, और या तो माँ का दूध। इसीलिए छोटे बच्चों को आप अक्सर देखिएगा, ठीक है, माँ का दूध पीने की सलाह दी जाती है जब तक क्या हो रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे हम एक एक करके हर एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है, अब यहां तो समझ में आ गया क्या? वो वाला वो लाइट को बंद कीजिए। तो चलिए अगला आगे बढ़ूं। अब पहला, इसी 7 अवयव में से पहला भोजन के बारे में तो समझ में आ गया, बेसिक पॉइंट। ठीक है, अब हर एक चीज के बारे में, जितने जो भोजन है, इसको छोटे छोटे पॉइंट को लिख लीजिए, आगे जो है बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, फसली फसल और कौन सी चीज को क्या बोलते हैं और किसके अंतर्गत क्या आता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो अनाज में क्या क्या आ जाएंगे, एक छोटे से बेसिक जानकारी के लिए लिखेंगे तो भी ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेंगे तो भी ठीक है। चलिए, एक बेसिक जानकारी के लिए है, चावल अनाज में आएगा, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या आ जाएंगे? अनाज में।
अब इस अनाज में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, तो बेसिक चीजों पे लिख लीजिए कार्ब। कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आगे तो और पढ़ाऊंगा ही, लेकिन साथ साथ छोटे छोटे पॉइंट पे लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और भी चीजें पाएंगे छोटे छोटे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट अभी फिलहाल बड़े मात्रा में क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। दलहन, दलहन जितना मतलब चना, मटर, अरहर, मसूर, मूंग, मतलब इसमें क्या पाए जाएंगे, बोलिए, प्रोटीन। ठीक है, वसा। ठीक है, अब आगे तिलहन, सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल, इसमें क्या मिलेंगे ज्यादा मात्रा में, वसा। ठीक है, आगे लिखिए। शर्करा फसल, गन्ना, चुकंदर, इसमें भी सेम क्या मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, समझ में आ गया, तो लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट। आगे अलग अलग से और पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी केवल बस जानकारी के लिए। ठीक है, बागवानी फसल, बागवानी फसल मतलब चाय, कॉफी। ठीक, अगला सब्जी, जाने रहे सब्जी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फाइबर। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, तो लिख लीजिए फाइबर। ठीक है, और प्रोटीन, विटामिन। ठीक, अगला मसाले। ठीक है, हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक, जीरा। ठीक, और फल, फल में तो आप जान ही रहे हैं क्या मिलेगा, फाइबर के साथ साथ प्रोटीन भी मिलेगा और आपको विटामिन भी मिलेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, काम आएगा बच्चों को जब भी आप पढ़ाएंगे भविष्य में, तो उसके लिए काम आएगा। ठीक, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, आगे देखिए भोजन के अवयव। तो जितने जो अभी 7 कंपोनेंट मैंने बताया, 7 कंपोनेंट कौन कौन से बताया, याद है, अभी 7 अच्छी से बताया ना, क्या क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, उसके बाद मिनरल्स और विटामिन, और विटामिन, और छठवां क्या हो गया, नाना, फाइबर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए सातों चीजों को। क्या, कार्बोहाइड्रेट, अभी सबको डिटेल से देखेंगे, शुरुआत एकदम बेसिक से। ठीक है, जितने जो बच्चे हर बार पूछते थे सर साइंस कब चालू होगा, इसीलिए साइंस को धीरे धीरे के करके टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो 7 अवयव हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए, कॉपी में छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलिएगा, काली कहानी नहीं सुनना है, नोट करते हुए चलना है। ठीक, अब आगे नेक्स्ट, इतने सारे चीजों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर 2 तत्व लिखिए जो आपके काम के हैं। ठीक है, पोषक तत्व, तो 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब 2 तत्व कौन कौन से होते हैं, तो भोजन के वे घटक जिसकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, आपको जाने रहे कि हम भोजन जब करते हैं तो हमारे शरीर का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, दूसरा जनन एवं स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रचुरता में होती है, किससे, भोजन के घटक से। ठीक है, तो पोषक तत्व, पोषक तत्व को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब पोषक तत्वों को सामान्यतः 2 तत्वों में विभाजित किया गया, एक बृहद पोषक तत्व मतलब मैक्रो, मैक्रो मतलब देखो यहां अगर एम आई लिखा रहेगा मतलब छोटा, एम ए लिखा रहेगा मतलब समझ जाना बड़े को दर्शा रहा है। ठीक है, इसको बड़ा को, और आई अगर लिखा रहेगा जहां पे समझ जाना वो छोटे को दिखा रहा है। समझ में आ गया, तो बृहद पोषक तत्व मतलब क्या होंगे, इन तत्वों की शरीर में आवश्यकता क्या होती है, अधिक। देखो बड़ा मतलब क्या याद रखना, जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है, क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। अगर इसको कम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम ऊर्जा मिलेगा, तो इसकी आवश्यकता क्या होती है, शरीर को ज्यादा होती है। और माइक्रोन्यूट्रिशन में क्या होगा, छोटी आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है, तो लिख लो कम आवश्यकता। ठीक है, कम आवश्यकता। अब अधिक आवश्यकता किन किन तत्वों की होती है, तो याद रखना शरीर में आवश्यकता क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, ये क्या चाहिए, 4 चीजें, 7 में से कितने, 4, सबसे ज्यादा क्या क्या, तो ये 4 लिख लीजिए। ठीक है, कार्ब, इसको कार्बोहाइड्रेट लिख लो, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिख लो, वसा या प्रोटीन। ठीक है, वसा, प्रोटीन, और चौथे नंबर पर क्या, जल। ये 4 हो गए, अब बच गया क्या, 3। अब ये तो हो गया बड़े नंबर पे,
ये ज्यादा मात्रा में हमको चाहिए, ठीक है। कम मात्रा में जल पियोगे तो भी दिक्कत है, प्रोटीन कम खाओगे तो शरीर में जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ कट गया, कुछ अगर मैं इसको जैसे ऐसे करके मारा अभी, तो इसमें बहुत सारे सेल अभी डैमेज हो गए हैं, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा अगर वर्कआउट कर रहे हैं तो सेल्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसको रिपेयर करने के लिए वसा, आपके शरीर के घुटने वगैरह जो भी है उन सब में चाहिए, आपके शरीर को अच्छे से रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें अब एक एक करके बताऊंगा सबका क्या काम है, ठीक। अब सूक्ष्म रूप से 3 चीजें चाहिए, 3 चीजों में क्या क्या आएगा बताओ, बोलो। फाइबर, हाँ फाइबर, मिनरल और क्या बच गया, वही तो पूछ रहा, ठीक है, विटामिन बच गया, ठीक है। तो लिखिए विटामिन, ये 3 चीजें कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। फाइबर, मिनरल्स और विटामिन बेहद कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए लिखिए। मिनरल का मतलब होता है खनिज ना, याद रहेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ज्यादा कंफ्यूज मत होना, लिखो। तो हो गया टोटल 7 तत्व, 4 ज्यादा मात्रा में, 3 कम मात्रा में। और ये सातों चीजें कहाँ पाई जाती हैं, मैंने बताया 2 चीजों पे, खिचड़ी में और माँ के दूध में, ठीक है। चलिए आगे, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए। अब सबको एक एक करके हम समझेंगे, कितने, इन सातों अवयव को, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक चीजें समझते हैं कि क्या चीजें हैं और क्या काम होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं इसलिए ताकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उनको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो लिख लीजिए छोटा पॉइंट पे, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ठीक है। अब ये ऑक्सीकरण होने के पश्चात शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगर प्रश्न पूछ दिया कि हमको कार्बोहाइड्रेट से किस माध्यम से ऊर्जा मिलता है, तो लिख लो ऑक्सीकरण, ठीक है। तो पहला मुख्य स्रोत है, पहला पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा, ऑक्सीकरण से हमको क्या मिलता है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, क्या, हाँ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और दूसरा ऑक्सीकरण से, ठीक। दूसरा पॉइंट, अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी मिलता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को लिख लो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू, ठीक है, या तो 17 किलो जूल, ठीक है, किलो जूल बोलो, या तो फिर 4 किलो कैलोरी लिखो, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिख लो, ठीक है। 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए 100 ग्राम अगर खा रहे हो, अच्छा ये नहीं एवरेज किसी आदमी को कितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जैसे कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, क्या, बहुत ज्यादा काम करता है, जो लेबर वर्किंग का काम करते हैं, उनको 3000 कितना किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2000 से 3000। किनको, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ज्यादा लेबरिंग का काम कर रहे हैं, जैसे माताएं हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे बच्चे हैं, तो उस समय ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चे को भी देना है। और वो जो मजदूरी का काम करते हैं, जो एथलेटिक्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं उनको। लेकिन हम जैसे जो दिन भर केवल क्या कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ज्यादा वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो हम लोगों को कम ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो कम है तो उनको याद रखेगा 1500 से 1800 या 2000 मान के चलिए अप्रॉक्स। कम मेहनत का काम है तब, और बहुत ज्यादा मेहनत वालों के लिए क्या चाहिए, 2000 से 3000 कर लेता, ठीक है। डिपेंड करता है काम कैसा है, कम काम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा, ठीक। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो 1 ग्राम अगर है तो इतना, ठीक। अब अगला देखो, हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सारी ऊर्जा कहां से मिलती है, 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग कितना भाग है, 1 भाग बनाते हैं, तो लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर का लगभग 1% भाग। तो अब पहला पॉइंट क्या, मुख्य स्रोत है, दूसरा ऑक्सीकरण, अब तीसरा पॉइंट क्या, 1 ग्राम से, और चौथा पॉइंट क्या, 60 से 80%, और पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे कि 1% भाग बनाते हैं। इतना समझ में आ गया। 5 पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट लिखते चलिएगा। देखिए केवल कहानी सुनना नहीं है, नोट्स बनाते चलिएगा, छोटे छोटे पॉइंट लिखते चलिएगा। पूरा बुक उतारना नहीं है, पूरा बुक छापना नहीं है। मैं हमेशा से की पॉइंट लिखना सिखाता हूं कि अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का लिखना है तो छोटा सा कार्बोहाइड्रेट लिख लीजिए। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि पहला पॉइंट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, दूसरा पॉइंट ऑक्सीकरण से होता है,
तीसरा पॉइंट इतना 1 ग्राम बराबर इतना जूल होता है। चौथा 60 से 80% ये मिलता है। और पांचवा पॉइंट क्या लिख लेंगे, पांचवा पॉइंट अभी क्या बताया कि 1% बनाते हैं। समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट नेक्स्ट, अब छठवां पॉइंट पे लिखिए 5 पॉइंट होने के बाद, ठीक है। छठवां पॉइंट देखिए, मुख्य स्रोत कहां से हमको जो है कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सबसे मुख्य स्रोत क्या, तो मुख्य स्रोत क्या हो गया, आलू, फल, अनाज, ठीक है। आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा होती है, ठीक है। फल जैसे केला, आम, इन सब में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अनाज जितने जो चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये सब क्या जाएंगे, इसमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट। शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दूध आदि, इन सब में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब ये जो प्रतिदिन जो आवश्यकता है कार्बोहाइड्रेट कितनी ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो मैंने बताया कि अगर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो 2000 से क्या 3000 किलो कैलोरी चाहिए टोटल, सबको मिला करके, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, सबको, सातों अवयव को मिला करके, ठीक है। लेकिन अगर खाली अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें, तो अगर जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वयस्क हैं, तो उनको कितना ग्राम चाहिए, 500 ग्राम चाहिए। अब 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, जबकि छोटे बच्चे जो हैं या खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो अधिक मात्रा में और चाहिए, मतलब जितना ज्यादा अगर काम कर रहे हैं उनको उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जैसे आप लोग घर में कितना ग्राम चावल खा लेते हैं, डिपेंड करता है, हर आदमी का अपना अपना कैपेसिटी है, ठीक है, सबका अपना अपना आहार है, ठीक है। तो कौन कितना खा रहा है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको मुख्य मुख्य पॉइंट क्या क्या देखा हमने, कि मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का, कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा ऑक्सीकरण से होता है। तीसरा पॉइंट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी प्लस। उसके बाद अगला पॉइंट क्या, 60 से 80% क्या होते हैं, ऊर्जा कहां से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। और शरीर का कितना भाग बनाते हैं, 1% भाग। मुख्य स्रोत क्या है, तो आलू, फल, अनाज, गन्ना, चुकंदर, ये सारी चीजें क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। इतना पॉइंट समझ में आ गया क्या। अब आगे नेक्स्ट, कोई भी चीज में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो चेक करने का विधि लिखिए, ठीक है। तो चेक करने का विधि बहुत आसान है, सिंपल सा लिख लीजिए। छठवां पॉइंट के बाद सातवां पॉइंट लिखिए विधि, ठीक है। क्या करने का, किसी भी खाना में मतलब है कि नहीं है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टार्च परीक्षण। क्या बोलते हैं, स्टार्च टेस्ट, लिख लीजिए। किसी भी भोजन पर कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, तो सातवां पॉइंट लिखिए स्टार्च परीक्षण। कैसे करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, इसके द्वारा हम खाद्य वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में किसका परीक्षण करते हैं, तो लिखिए स्टार्च का, याद रहेगा, स्टार्च टेस्ट करेंगे, ठीक। अब करते कैसे हैं, तो सिंपल सा है, क्या 2 से 3 बूंद जो है तनु आयोडीन लेंगे, ठीक है। आयोडीन अगर अगर शांत रहे, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे, उसको तनु बना देंगे, ठीक है। तो 2-3 बूंद क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन को डालकर करते हैं, ठीक है। यदि नीला काला हो जाता है तो उसमें स्टार्च उपस्थित है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट में कुछ भी हमको जिसका टेस्ट करना है, मान लो आलू का टेस्ट करना है, चाहे केला का करना है या चावल को करना है, तो हम लोगों ने ऐसे करके ले लिया, ठीक है। लेने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, 2-3 बूंद किसको डाल देंगे, तनु आयोडीन को डाल देंगे, ठीक है। 2-3 बूंद क्या कर देंगे, तनु आयोडीन को डाल देंगे। अगर जैसी अगर आयोडीन डाल रहे हैं, ठीक है, अगर रंग जो है अगर नीला काला हो गया, क्या हो गया, नीला काला हो गया, मतलब इस भोजन पर क्या है, हाँ स्टार्च है, स्टार्च है मतलब कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया। करना क्या है, भोजन लेना है और उसमें 2-3 बूंद तनु आयोडीन को डाल देना है। अगर नीला काला हुआ मतलब स्टार्च है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में टोटल हमने 7 पॉइंट देखा। 7 पॉइंट कौन कौन सा अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए कि पहला क्या, सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हमने देखा, ऑक्सीकरण से होता है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, बताइए, 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और अगला 1% हमारे शरीर का बनाता है। उसके बाद मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, आलू, चुकंदर, अनाज, केला, ये सब चीज हमने देखा। और सातवां पॉइंट स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में क्या करना है कि 2 से 3 बूंद आयोडीन लेना है।
अगर नीला काला आ रहा है मतलब स्टार्च है, मतलब कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया। अब कार्बोहाइड्रेट ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, बृहद, ठीक है। और बृहद और उसके बाद एक और हमने क्या देखा था, छोटा सूक्ष्म वाला, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, बृहद के अंतर्गत आएगा। अब अगला टॉपिक लिखिए प्रोटीन, ठीक है। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या साइंस समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा होगा, ठीक है, इजी वे में अगर लग रहा होगा कि नहीं सर एकदम बेसिक से सीखते जा रहे हैं, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला, तो प्रोटीन के बारे में हम बेसिक चीजें, छोटे छोटे चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो लिखिए, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट देखा वैसे ही हम प्रोटीन को देखेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन शब्द किससे बना है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और कहां से लिया गया है। तो लिखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, जे बर्जिलियस ने किया था। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रोटीन कौन से शब्द से बना है, मतलब किसने प्रयोग किया था, तो क्या बोलोगे, जे बर्जिलियस ने, ठीक है। अब प्रोटीन का काम क्या होता है, तो पहला पॉइंट हमने क्या देख लिया कि प्रयोग कहां से हुआ, ठीक है, किसने किया, तो जे बर्जिलियस। अपने दिमाग में याद कर लो, किसने किया है, तो जे बर्जिलियस ने। किसने किया है, जे बर्जिलियस। दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, इसका काम क्या है, तो इसका काम है ऊर्जा उत्पादन, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है शरीर की मरम्मत करना। सबसे बड़ा काम क्या है, ऊर्जा उत्पादन तो है ही, ऊर्जा तो मिलता ही है प्रोटीन से, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है, शरीर की मरम्मत करना। तो लिख लीजिए, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर मरम्मत का काम। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो लिख लीजिए 20 प्रकार की, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा, जे बर्जेलियस ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था, प्रोटीन का। दूसरा पॉइंट, इसका काम क्या है, तो इसका काम है ऊर्जा उत्पादन करना, और दूसरा शरीर का मरम्मत करना। जहां पर भी अगर आपका कट गया, कहीं पे डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसका काम क्या है, शरीर का मरम्मत करना, ठीक है। कितने प्रकार के शरीर को आवश्यकता होती है अमीनो अम्ल की, 20 प्रकार की, जिसमें से 10 प्रकार संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है, तथा शेष 10 भोजन से प्राप्त होता है। मतलब 10 कहां से मिलेगा, शरीर से मिलेगा, और 10 कहां से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। लिख लीजिए, 10 शरीर संश्लेषित करता है और 10 भोजन से मिलता है। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, जैसे हम लोगों ने अभी कार्बोहाइड्रेट की कितनी आवश्यकता होती है, बताओ। अभी 500 ग्राम हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पर दिन जो वयस्क होते हैं उसको कितना चाहिए, 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन 70 से लेकर के 100 ग्राम की आवश्यकता होती है, डिपेंड करता है छोटे बच्चे हैं कि बड़े बच्चे हैं। अच्छा, जरूरत से ज्यादा आप लोग प्रोटीन मत खा लेना, ठीक है। पता चला नहीं सर आज हमने भोजन का चैप्टर पढ़ा है और बहुत ज्यादा प्रोटीन खाना है, और जाकर के 10-15 अंडा जाकर के खा दिए कि एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो जाकर के 15-20 अंडा खा दिए, वो भी येलो योग के साथ। अगले दिन जो है ना बिस्तर पे दिखोगे, ठीक है, बाथरूम पे ज्यादा, ठीक है। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन मत खा लेना, अगर प्रोटीन पचा नहीं पाओगे तो दस्त हो जाएगा, ठीक है। पता चला सर प्रोटीन बहुत ज्यादा खाना है, बहुत ज्यादा खाना है, पता चला जो है ना 100 ग्राम पूरा दाल पी गए, ठीक है, एकदम दाल का घोल बनाया पी गए, पता चलेगा अगले दिन बिस्तर पे है, ठीक है। तो शरीर में उतना ही प्रोटीन लेना जितना आपका शरीर पचा पा रहा है, ठीक है। पढ़ करके सीधा जाकर के खाने मत चल देना, ठीक। तो अपना दैनिक आवश्यकता 70 से 100 ग्राम, डिपेंड करता है कि आप कितना पचा पा रहे हो, पाचन शक्ति कितना है, ठीक है। लेकिन लमसम इतना याद रखना, 70 से 100 ग्राम। जो जिम वर्कआउट करते रहते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ता है, या कोई जो ज्यादा वर्किंग करता है, ठीक। अब प्रोटीन, ठीक है, क्या काम हुआ है, तो ये तो समझ में आ गया। तो ये तीसरा 3 पॉइंट कितना हो गया, 3, और ये 4 पॉइंट हो गया। और 5वां पॉइंट, प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि प्रोटीन किससे बनते हैं, तो क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों पॉइंट को लिख लो, ठीक है। कुछ प्रोटीनों में गंधक, फास्फोरस और लोहा भी पाया जाता है। तो इतने पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर लो कि प्रोटीन किससे किससे बना होता है। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कहीं क्या, गंधक और फास्फोरस। तो इसको नोट कर लो प्रोटीन का, ठीक है। अब जैसे हमने इसके पहले क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट। तो एक कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में कितना किलो कैलोरी मिल रहा था, 4 किलो कैलोरी मिल रहा था। तो वैसे ही इसमें कितना किलो कैलोरी मिलेगा,
तो एक प्रोटीन से लगभग 4.65 किलो कैलोरी मिलता है। मतलब प्रोटीन में ज्यादा किलो कैलोरी मिलता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? सबको तुलना कर करके पढ़ना है। जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं या एप्लीकेशन पे, नोट्स बनाते चलिएगा और साथ साथ पढ़ते चलिएगा। जितने स्टार पॉइंट है मैं आपको अंडरलाइन कर करके बताते जा रहा हूं, याद करते चलिएगा, पेपर में काम आते ही हैं। ठीक है, अब आगे तो 5 पॉइंट के बाद 6वां पॉइंट आप याद रखिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में क्या होता है, 4.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला लिखिए 7वां पॉइंट में इसके मुख्य स्रोत क्या है। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, तो लिखिए जितने जो दालें होती हैं, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें एक पॉइंट याद रखना ना, आपको सिलेबस से अलग एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूं। पनीर जो है, देखिए मांस मछली के बाद सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में हो, होटलों पे हो, पनीर ज्यादा बिकती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार पनीर नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गया? पनीर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, इसलिए ट्राई करना कम खाने का, ना के बराबर। ठीक है, ये आयुर्वेद में इसको सही नहीं माना गया है। ठीक है, तो मत खाना इसको। ठीक, बाकी चीजों को खाना। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला। अगले पॉइंट पे जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए स्टार्ट परीक्षण किया था, क्या डाल दिए थे, 2 से 3 बूंद आयोडीन की डाल रहे थे, जैसे तनुबिलियन डाल रहे थे। उसके बाद क्या हो रहा था, काला नीला आ रहा है, मतलब समझ में आ जा रहा था कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक वैसे ही अगर मान लो अगर हमको प्रोटीन का अगर चेक करना हो, तो प्रोटीन का चेक कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही देखो। इसके पहले तो हम लोगों ने पढ़ ही चुका है कि क्या, कि अगर प्रोटीन का काम क्या है हमको, तो प्रोटीन हमको क्या करता है, शरीर को ऊर्जा उत्पादन करने का और मरम्मत करने का। तो ये प्रोटीन कोशिकाओं में जीव द्रव्य ऊतकों के निर्माण में भाग लेता है। ऊतकों के निर्माण में मतलब क्या, ऊतक क्या बोलते हैं, तो ऊतक का मतलब होता है कोशिकाओं का समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू, मतलब ऊतक कहते हैं। तो ऊतकों का निर्माण करना, कंफ्यूज मत होना कि सर ऊतक कहां से आ गया, तो कोशिका से ही क्या बनता है, बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर के क्या बनता है, ऊतक। ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह। ठीक है, तो निर्माण में मतलब इसको बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन का काम। ठीक है, ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि जितना प्रोटीन मिलेगा तभी तो, जितना ज्यादा शरीर बनेगा तभी तो शरीर बनेगा। ठीक है, अगर प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो फिर हड्डे हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे, इनकी कमी से शरीर के विकास रुक जाता है, जितना जो ग्रोथ होना चाहिए वो रुक जाता है। अब प्रश्न आता है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों को क्या बीमारी होता है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको स्पेशली ट्रिपल स्टार अंडरलाइन कर लीजिए कि बच्चों को अगर प्रोटीन की कमी है तो कवासियोकार का बीमारी होता है, कवासियोकार। ठीक है, क्या, कवासियोकार। ठीक, एवं मेरेमस का नामक बीमारी होता है। तो दोनों को लिख लीजिए अच्छे से। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, तो कवासियोकार का क्या मतलब होता है, तो लिख लो, कवासियोर रोग में बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं एवं पेट बाहर की ओर निकल आता है। जैसे बच्चे अगर रहेंगे तो क्या होगा, हाथ पैर एकदम क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, और पेट क्या हो जाएगा, ऐसे पेट फूल जाता है। याद रहेगा? ठीक है, हाथ पांव एकदम पतले और पेट फूल जाता है, किसमें, कवासियोकर, कवासियोकार मतलब किसमें, रोग पे। ठीक है, और मेरेमस वाले रोग में बच्चों के शरीर की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। जैसे ये है तो ये पूरी क्या हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। समझ में आ गया? कब, जब क्या बीमारी होगा, हाँ, ठीक है, मेरेस्मस रोग में। ठीक है, तो ये दोनों को याद रख लीजिएगा। जैसे ये हाथ है, ठीक है, तो ये ढीला पड़ जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाना, तो किससे कमी से, प्रोटीन की कमी से, दो बीमारी। समझ में आ गया, नोट करिए। तो ये हो गया टोटल 8वां पॉइंट। तो टोटल 7 पॉइंट के बाद 8वां पॉइंट क्या समझ में आ गया, कि प्रोटीन की कमी से दोनों बीमारी होगा, दोनों को याद रखना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ूं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन परीक्षण। तो जैसे स्टार्च परीक्षण किए थे वैसे ही हम प्रोटीन टेस्ट करेंगे। तब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसके द्वारा हम खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की उपस्थिति ज्ञात करते हैं। किसी भी कोई भी खाद्य पदार्थ है, प्रोटीन है कि नहीं है कैसे जानेंगे, तो देखिए यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो इसका पेस्ट या चूर्ण बनाते हैं। जैसे मान ले जाए आपके पास दाल है, तो दाल को क्या कर दोगे, पेस्ट बना दोगे। या कठोर है तो क्या कर दोगे, उसको चूरा चूरा कर दोगे, ठीक है, पीस लेंगे, ठीक है। तो पेस्ट बना लेना है या तो चूर्ण बना लेना। अब इस चूर्ण को थोड़ी सी मात्रा परख नली में लेना है। ये ऐसे करके परख नली में आप क्या कर लोगे, थोड़ी सी मात्रा इसमें ले लेना है। थोड़ी सी परख नली में ले करके इसमें 10 बूंद जल डालते हैं। तो 10 बूंद हम इसमें क्या डाल देंगे, पानी डाल दिए। तो 10 बूंद क्या हो गया, पानी डाल दिए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें, तो लिख लीजिए CuSO4। तो कॉपर सल्फेट लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट कितना, CuSO4 कितने बूंद डालेंगे, 2 बूंद। कुछ भी 10 बूंद कह दे, 10 बूंद पानी है, 2 बूंद ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तथा 10 बूंदे कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जानते हैं, हाँ, ठीक है। तो लिखिए NaOH, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है, NaOH। विलयन की कितने बूंद डालेंगे, 10 बूंद डालेंगे। अब इतना डालने के बाद परख नली अगर बैगनी कलर का हो गया, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, कौन से कलर में लिख रहा हूं, हाँ यही है बैगनी कलर। अगर इसी कलर का अगर हो जाता है, मतलब क्या है, ये प्रोटीन है। तो लिख लीजिए अगर बैगनी कलर हो गया, ठीक है, लिख रहा हूं काला कलर में, लेकिन बता रहा हूं बैगनी, समझ में आ गया। इसको अच्छा चीज नहीं मानते हैं, बोलो क्या, ये अच्छे पर्सनालिटी में नहीं आता है जो बोल रहे हैं वो चीज लिखने का। तो हम क्या लिखेंगे, बैगनी है तो बैगनी लिखेंगे। नहीं समझ में आया, लिखो, आगे सिखाऊंगा व्यक्तित्व निर्माण वाले चैप्टर पे, ठीक है। अगर हाथी बोल रहे तो हाथी को दिखाओ ना भाई। अगर मैं 4 बोलूं और मैं बोल रहा हूं 4 4 4, तो क्या होगा, बोल क्या रहा हूं, बता क्या रहा हूं, 5, जबकि बोल क्या रहा हूं 4। तो बच्चे क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। पढ़ाया हूं ना भाषा वाले चैप्टर पे, ठीक है, कि अगर जितना दिखा रहे हैं उतना आपको दिखाना है, जितना बोल रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे बैगनी बोला तो बैगनी कलर में लिखना। अच्छा सर आप बोल रहे होंगे कि सर डिजिटल बोर्ड है तो लिख दिए, अगर व्हाइट बोर्ड रहेगा या काला बोर्ड रहेगा कैसे करोगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, अगर है तब, अदरवाइज नहीं है तो फिर तो दूध भात है। आगे बढ़े, हो गया। तो बैगनी कलर अगर हो जाता है क्या, 10 बूंद पहले चूरा डाल दिए, 10 बूंद डाल दिए, पता चला सब डाल दिए लेकिन चूरा ही नहीं डाले, तो कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। टेस्ट क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, अगला, बसा या लिपिड। अगला हेडिंग लिखिए बसा। वसा का अगर देखें तो क्या होगा, तो हमने पहले देखा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हम क्या देखेंगे, वसा संबंधित, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, बहुत काम आता है, ठीक है। अब वसा, वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। तो लिखिए प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसके एस्टर होते हैं, तो लिखिए वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन वाले में कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, साथ में नाइट्रोजन भी था। बस इसमें नाइट्रोजन हट गया, यहाँ क्या बन गया आपको, CHO, ठीक है। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा होती है। अत्यधिक ऊर्जा होती है, इसका क्या मतलब समझ में आ गया। देखो जब हम कार्ब पढ़ रहे थे तो 1 ग्राम में हमको कितनी किलो कैलोरी मिल रही थी, 4, ठीक है। इसी को जब प्रोटीन पढ़ रहे थे तो प्रोटीन में हमको क्या मिल रहा था, 1 ग्राम बराबर 4.65 के कैलोरी मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वसा, वसा मतलब फैट जब पढ़ रहे हैं तो फैट में हमको क्या मिल रहा है, तो 1 ग्राम अगर हम कोई भी फैट खा रहे हैं तो हमको कितना कैलोरी मिलेगा, 9.2 के कैलोरी मिलेगा। तो सबको रिलेट करते हुए पढ़ते चलना है, सबको एक दूसरे से, टेस्ट को भी और सारे चीजों को, इसके बीमारी से क्या होगा, उसके बीमारी से क्या होगा, उसके बीमारी से क्या होगा, इन सबको एक एक करके देखते चलिए, ठीक है। अब चलिए आगे, अब ये तो हो गया कितना,
ग्राम के कैलोरी या किलो जूल पे लिखोगे तो 37 पे। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जल में अविलय एवं एसीटोन पे या बेंजीन पे या क्लोरोफॉर्म आदि पे विलय होते हैं। तो लिखिए जल में अविलय, ठीक है, और इसको मैं अंडरलाइन दूसरे कलर पे कर दे रहा हूं कि एसीटोन हो या बेंजीन हो या क्लोरोफॉर्म पे हो, ये विलय हो जाते हैं। मतलब अगर सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूं, अगर आपने क्या ले लिया, एक बीकर है या गिलास है या कुछ भी है, कटोरी है, अगर उसमें आप पानी ले रहे हो, ठीक है, अगर इसमें तेल की बूंदे अगर डाल दिए तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर में तैरने लगेगा। क्या होगा, ऊपर में ये तैरने लगेगा। कौन, तेल, किसमें, पानी में। ठीक है, लेकिन इसी को अगर आप कि क्या ले लोगे, एसीटोन बेंजीन या क्लोरोफॉर्म ले लोगे, ठीक है, क्या, अगर इसी को अगर आप एसीटोन ले लोगे या बेंजीन ले लोगे या क्लोरोफॉर्म ले लोगे, एबीसी ले लोगे, क्या, एसीटोन बेंजीन क्लोरोफॉर्म, एबीसी में क्या हो जाएगा, फेट जो है मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, या विलय हो जाएगा। समझ में आ गया, विलय हो जाएगा। एबीसी में कौन विलय हो जाएगा, तेल। समझ में आ गया, मतलब वसा, इसमें एसीटोन बेंजीन क्लोरोफॉर्म आदि में क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पानी में ऊपर तैरने रहेगा। समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए। अब मिटा दूं, अब लिखिए इसके स्रोत। तो स्रोत कहां से मिलेगा, तो घी, मक्खन, बादाम, पनीर, मूंगफली, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति वसा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, वनस्पति क्या है, वसा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, अब सरसों का तेल, मूंगफली का तेल एवं अन्य वनस्पति तेल कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक है, क्या, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में, लेकिन जब ठंडी अवस्था में हो तो, ठंडी अवस्था में जैसे नारियल का तेल क्या हो जाता है, जम जाता है, घी भी जम जाता है। ठीक है, तो जिनकी प्राप्ति पौधों से होती है। ठीक है, अब मानव आहार में अधिक मात्रा में असंतृप्त वसाएं होनी चाहिए। तो लिखो स्टार पॉइंट, प्रश्न आपको कौन सा खाना चाहिए, असंतृप्त वसा खाना चाहिए। इनका शरीर निर्माण द्वारा नहीं होता। इस प्रकार वसा अम्लों का आवश्यक वसा अम्ल, जैसे लिनोलिक अम्ल कहते हैं, इसको लिख लो स्टार पॉइंट। ठीक है, ठीक, अब इसका काम क्या होता है, तो लिखो वसा शरीर के बहुत से अंगों जैसे नेत्र, नेत्र गोलक जानते हैं, ठीक है, अगला वृक्क हो गया, अंडाशय हो गया आदि को झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और एक पॉइंट, समतृप्त वसाओं को अधिक ग्रहण करने से हृदय रोग हो सकता है। इससे रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अब संतृप्त वसा कौन सा होगा, जो आप लोग जो है क्या खाते हैं, बटर खाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ये आपको दो तरह का वसा होगा, एक असंतृप्त और संतृप्त। ठीक है, तो असंतृप्त खा सकते हो, संतृप्त ज्यादा मत खाना। ठीक है, चलिए अगला। ज्यादातर जैसे आप लोग आजकल मेयोनीज वगैरह आप लोग खाते हैं, ठीक है, ज्यादा बटर खाते हैं, तो ये सब नहीं खाना। किसमें, ये इसकी बात कर रहा हूँ, संतृप्त की बात कर रहा हूँ। ये नॉर्मल जैसे आप जो चना कुछ भी अगर जैसे मूंगफली वगैरह खा रहे हैं वो सब खा रहे हैं, वो ठीक है। घी संतृप्त वसा मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। सर्च कर लेना आज आप जितना जितना जो चीजें हैं, ताकि दोनों का अलग अलग चित्र, कल आपको अलग से चित्र मैं बता दूंगा। ठीक है, ताकि उस चीज को खाना, उस चीज को नहीं खाना। ठीक है, चलिए अगला। अब टेस्ट, अच्छा इसकी अधिकता से क्या होता है, तो लिखिए ये बीमारी का नाम लिख लीजिए और फिर हम टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, लिखिए अगला, अगले पॉइंट पे क्या समझेंगे, तो हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, इसको अलग अलग करके पढ़िए, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, हो सकता है लिपिड की अधिकता से मोटापा भी बढ़ जाता है। तो लिखिए लिपिड की अधिकता से मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, अब वसा परीक्षण, वसा परीक्षण क्या होगा, तो जैसे हम लोगों ने प्रोटीन देखा, कार्बोहाइड्रेट देखा, अब वैसे ही क्या देखेंगे हम, वसा टेस्ट।
तो इसके द्वारा हम खाद्य पदार्थों में उपस्थित वसा की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ कुछ मात्रा कागज में लपेट कर इसे चूर चूर कर देते हैं। सिंपल सा तरीका, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। क्या करना, एक कुछ भी, जैसे मूंगफली लेना है मान लो, ठीक है, मूंगफली ले लिए या बादाम ले लिए, ऐसे लेना, कागज लेना और ऐसे करके क्या करना, दबा करके देखना, मोड़ करके देखना, ठीक है। इसके अंदर ले लिए अनाज या कुछ भी, ठीक है, और उसको दबा करके देखना। उसके बाद देखना कि यहाँ पर ऑयल ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा बात। या हाथ से करके देखना ऐसे, ठीक है। अगर हाथ से दबा रहे हैं, जब ऑयली ऑयली हो जा रहा है, मतलब सिंपल सा बात है कि इसमें क्या है, वसा है, ठीक है। तो इसके कागज पर तेल नुमा धब्बे बन जाते हैं, तो क्या समझ में आ जाता है कि इसमें वसा है। सिंपल सा, इसमें एकदम ना 1 रुपए का कुछ लगना है ना कुछ नहीं लगना, बस हाथ से दबा करके देखिए या कपड़े से दबा करके देख लो या कागज से, जो भी जैसा भी मन करे, ठीक है। चलिए अगला, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगना है, ना कोई विज्ञान की जरूरत है, ठीक। अगला लिखिए, क्या लिखेंगे, विटामिन, ठीक है। विटामिन इंपॉर्टेंट है, समझिए क्या है विटामिन। तो विटामिन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या लिखोगे और क्या काम का है इसको भी समझिए। तो वे जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो अति अल्प मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। अब विटामिन जो है किसके अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म पोषण तत्व के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अतिरिक्त आहार कारक या विटामिन कहलाते हैं। तो लिख लो, अगर डेफिनेशन लिखना होगा, अदरवाइज तो आप तो समझ ही रहे हैं कि शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं, अतिरिक्त आहार कारक या विटामिन कहलाते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि विटामिन को और क्या कहते हैं, तो अतिरिक्त आहार कारक कहते हैं। विटामिन का नाम क्या है, फूंक ने दिया है। विटामिन का नाम किसने दिया है, फूंक ने। तो नोट कर लो स्टार पॉइंट, ठीक है। स्टार पॉइंट पे क्या लिखोगे, फूंक ने दिया है, लिखो फूंक, ठीक है। अगला, विटामिन उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, किंतु अनेकों एंजाइम के सहकारक कोफैक्टर की भांति कार्य करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। तब विटामिन उपापचय मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं। ये नॉर्मल लिखना चाहोगे तो लिख लो, अदरवाइज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब बस आप इसको याद रखो, क्या, विटामिन के पूर्वगामी या प्रीकर्सर को प्रो विटामिन कहते हैं। लिख लो इसको, एक काम आएगा आपका, ठीक है। आपके नोट्स में इसको लिख लो, विटामिन के पूर्वगामी या प्रीकर्सर को प्रो विटामिन कहते हैं, ठीक है। कैरोटीन विटामिन ए का और इसका विटामिन डी का पूर्वगामी है। इसको याद रखने लायक चीज है, समझाने लायक कुछ भी नहीं है, नोट कर लो। अब जैसे हम लोगों ने प्रोटीन की कमी से क्या हो रहा था, दो बीमारी हो रहा था, ठीक है। वैसे इसके में देखो, इस रोगों को लिखिए इसके कमी से, किसके कमी से, विटामिन की कमी से। तो लिखो एविटामिनोसिस, क्या, एविटामिनोसिस, ठीक है। विटामिन के सामने ए लिख दिए और सिस लिख दिए, ठीक है। तो यहां पर लिख लो ए, उसके बाद विटामिन सिस, ठीक है, या ए विटामिनोसिस कहते हैं, ठीक है। कमी की मात्रा से, कमी से क्या होगा, ए विटामिनोसिस लिखो, कमी से। अगर अधिक हो तो लिखिए अधिक मात्रा में विटामिन लेना भी हानिकारक होता है, इस अवस्था को हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ए मतलब कमी और हाइपर मतलब ज्यादा होना, हाइपर हो जाना, ठीक है। हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, इससे अधिकता से। तो लिखो कमी में और ए विटामिनोसिस और अधिक में क्या, हाइपर विटामिनोसिस, ठीक। ये दोनों बीमारी होंगी। तो जरूरत से ज्यादा अति सर्वत्र वर्जित है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा अगर लोगे तो भी गड़बड़ है, कम लोगो तो भी गड़बड़ है, संतुलित अवस्था में लेना है, ठीक है। अब लिखो वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में 1920 में विटामिनों को अक्षय क्रम में नाम रखने का विचार रखा, किसने, ड्रमंड ने। तो लिखो ड्रमंड ने 1920 में विटामिन को अक्षय क्रम में रखने का विचार किया। तो नोट करो, जल में घुलने वाले विटामिन, ठीक है। अब दो समूह हैं, एक जल में घुलने वाले और एक जल में घुलने वाले मतलब अघुलनशील, एक घुलनशील और दूसरा अघुलनशील। तो ड्रमंड ने कब, 1920 में विटामिन को अक्षय क्रम में रखा, घुलनशील और अघुलनशील। अब देखो अक्षय क्रम में रखने वाले मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन डी और विटामिन के।
तो यहाँ लिखिए जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं और जल में घुलनशील नहीं है। तो देखो अगला, तो जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन बी समूह के विटामिन और विटामिन सी। जैसे विटामिन सी से रिलेटेड कौन सा, जैसे देखो नींबू, नींबू का रस आप आसानी से पानी में घोल सकते हैं कि नहीं घोल सकते? अगर नहीं घोलता तो घोल पाते क्या? नहीं। तो वैसे ही विटामिन के जितने जो समूह है B1 B2, ठीक है, ये सब पूरे विटामिन के जितने जो ग्रुप हैं, कौन सा, विटामिन बी का और विटामिन सी, ये क्या है, जल में घुलनशील है। अब अगला जो है जो वसा में घुलता है, एक जल में घुलने वाला और एक वसा में। तो वसा में घुलने वाले कौन कौन से हैं, तो ए, डी, के और ई, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के और विटामिन ई, ये क्या होते हैं, वसा में घुलते हैं, ठीक है। तो जल में केवल कौन कौन घुलेगा, बी और सी घुलेगा, और बाकी ए, डी, के और ई, ये किस में घुलेगा, वसा में, ठीक है। अगला, अब इसके बाद इसको जो है खाली स्क्रीनशॉट रख लो या समझ लो, ठीक है। समझने के लिए क्या, वसा में घुलने वाले विटामिन और इस वाले में क्या, जल में घुलने वाले विटामिन, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा स्लाइड छोटा दिख रहा है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें ना दिखे, ठीक है, बट फिर भी समझा दे रहा हूं। जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से अभी पढ़े हम लोगों ने, क्या, एक नीचे में है जल में घुलने वाले, तो पहले देखो जल में घुलने वाले को ही पहले बता देता हूं, ठीक है। ये देखो जल में घुलने वाले अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, ये पूरा चीजें, जैसे कि कौन सा, बी ग्रुप और सी ग्रुप। बी ग्रुप और सी ग्रुप मतलब विटामिन बी और विटामिन सी किस में होते हैं, जल में घुलते हैं, बाकी वसा में घुलते हैं। कौन कौन सा, ए डी के और ई, ठीक है, वेरी गुड। अब विटामिन बी से जो किस में घुलते हैं, जल में, कौन सा, विटामिन B1, इसको क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। तो लिख लो, थायमीन अगर बोल देगा तो समझ जाना कि क्या है, विटामिन B1 है। और विटामिन B1 थायमीन कहां पर मिलता है, तो अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, ईस्ट और अंडे और मांस, इतने में क्या मिलता है, B1 मिलता है, थायमीन, ठीक है। अब कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक है, एंजाइमों को सह एंजाइम, अगर इसके कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, इस कार्य पर प्रभाव पड़ता है, किसके, कार्बोहाइड्रेट अमीनो अम्ल के उपापचय पर, ठीक है। और इसके कमी से क्या रोग होता है, तो लिखो बेरी बेरी, ठीक है, रोग, तो लिख लो बेरी बेरी। समझ में आ गया, किसके रोग से, B1 के कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, ठीक है। कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब पे कार्य पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बड़ा चीज क्या याद रखना, बेरी बेरी, ठीक। अगला B2 राइबोफ्लेविन, B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अगर खाली राइबोफ्लेविन भी पूछ सकता है कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, या थायमिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो क्या बोलोगे, थायमिन की कमी से बेरी बेरी, ठीक है, या B1 याद रहेगा। अब आगे, तो राइबोफ्लेविन का मतलब क्या होगा, कौन सा बीमारी होगा, किलोसिस, लिख लो रोग, कौन सा रोग होगा, तो किलोसिस। अब कहां से मिलता है B2, तो पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी पत्तियां, मांस एवं यकृत से हमको B2 मिलता है। अब B2 के कमी से किस कार्य में प्रभाव पड़ता है, तो उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों फेड तथा AFMNA का घटक, ठीक है, इसके कार्य की पर प्रभाव पड़ता है। अब लिखिए निकोटीन अम्ल, क्या, निकोटीनिक अम्ल में क्या होगा, तो इसके बीमारी से मानसिक एवं त्वचा विकार होगा, जिसको पेलाग्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेलाग्रा। छोटा लिखा हुआ है इसलिए अलग से लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट कर पाए, ठीक है, मानसिक एवं त्वचा विकार होगा, ठीक है, किसकी कमी से, B3 से। अगर आपको मानसिक विकार या त्वचा संबंधित रोग से अगर बचना है तो क्या खाना पड़ेगा आपको, ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, या सादा, अगर शाकाहारी हैं तो ज्यादा मेवा, फलियां, मटर, दूध खा सकते हैं। अगर मांसाहारी हैं, ठीक है, मांस वगैरह खाते होंगे तो मांस, यकृत, मछली, अंडा खा सकते हैं, ठीक है। अगला विटामिन B5, B3 हो गया, B5 होगा पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल क्या होता है और इसकी कमी से क्या होते हैं, तो इसकी कमी से चर्म रोग, स्किन रोग, वृद्धि का अवरुद्ध होना, रुक जाना, ठीक है। अगला बालों का सफेद होना एवं जनन क्षमता का कम होना। अब
इस चीज को अगर सुधारना है तो आपको क्या खाना पड़ेंगे, अंडे, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली एवं गन्ना, इन सब को अगर आप खाएंगे तो आपका ये रोग जो है नहीं होगा। ठीक है, श्वसन के सह एंजाइम ए का घटक का कार्य क्या होता है, इसमें प्रभाव पड़ता है। अब लिखिए विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन क्या होता है, विटामिन सी की कमी से, मतलब इसी का नाम है विटामिन सी, विटामिन B6 का। ठीक है, विटामिन B6 का क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। ठीक, अब इसकी कमी से क्या होता है, तो रुधिर क्षीणता होती है, चर्म रोग एवं पेशीय ऐंठन होता है, रुधिर क्षीणता, चर्म रोग। अब किसके काम पे प्रभाव पड़ेगा, तो लिखिए प्रोटीन उपापचय में आवश्यक, इसका स्क्रीनशॉट लग लेना अगर आएगा तो। अब B7 को क्या बोलते हैं, H बायोटिन। ठीक है, क्या, बायोटिन। अब बायोटिन की कमी से क्या होंगे, तो सेम वैसे ही चर्म रोग एवं बालों का झड़ना। तो लमसम क्या समझ में आ गया, B5, B6, B7 तीनों में क्या हो रहे हैं, लगभग चर्म रोग। ठीक है, अगला विटामिन B9 फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड। ठीक है, अब फोलिक एसिड हमको मिलता कहाँ है, तो हरी पत्तियों में, यकृत में, सोयाबीन में, ईस्ट में, गुर्दे में, फलियां या आंत के जीवाणु में, इन सब में क्या मिलता है, फोलिक एसिड मिलता है। अब फोलिक एसिड की कमी से क्या हो रहा है, तो मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया या कुंठित वृद्धि, रुक जाना। ठीक, अब ये इसके डीएनए के संश्लेषण में इसका रुकावट होता है, कार्यकी पर प्रभाव पर। अगला लिखिए विटामिन B12 क्या बोलते हैं इसको, तो लिखो साइनोकोबालेएमिन। क्या, साइनोकोबालेएमिन को B12 बोलते हैं। अब इसकी कमी से क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, जो नर्वस सिस्टम है उसमें कमी होगा, या पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, अब किसके अगर खाएंगे तो ठीक हो जाएगा, तो मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध एवं आंत की जीवाणु। ठीक है, सोच रहे होंगे सर पूरा मांसाहारी बन जाए क्या, ऐसा नहीं है, फल भी खा सकते हैं, ये सब भी खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए अगला विटामिन सी, विटामिन सी तो जान ही रहे हैं, एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल में अगर इसकी कमी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग क्या होता है जानते हो, हाँ ठीक है, स्कर्वी रोग याद रहेगा। अब क्या क्या खाओगे तो ठीक होगा, तो नींबू के वंश के फल, टमाटर, आंवला एवं अन्य खट्टे फल, तो इससे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब स्कर्वी से संबंधित क्या होगा, हड्डियों के मैट्रिक्स एवं दांतों के डेटिन के निर्माण, प्रतिरक्षा क्षमता में वृद्धि, मतलब दांत से संबंधित जो भी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम होता है, स्कर्वी रोग। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब ये तो हो गया जल में घुलने वाले विटामिन, अब हम देखेंगे वसा में घुलने वाले। ठीक है, तो वसा में घुलने वाले कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ए से संबंधित रेटिनाल, इसको विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनाल। अब इसके कमी से क्या होता है, तो कार्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन या रतौंधी, कुंठित वृद्धि या जीरोफ्लेथेमिया, मतलब विटामिन ए के कमी से क्या होता है, रतौंधी मतलब ना दिखना, अंधापना होना। ठीक है, तो याद रहेगा कार्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का सल्की भवन, रतौंधी, कुंठित वृद्धि या जीरोफ्लेथेल्मिया। ठीक है, अब क्या किसके स्रोत हैं, तो केरोटीन रंगाओं से, या यकृत से खाओगे, या यात्रिया श्लेष्मा की कोशिकाओं में संश्लेषित, या गाजर खा लो, मक्खन खा लो, अंडा खा लो, मछली खा लो या तेल खा लो, तो इससे कहा जाएगा आपका आंखों से संबंधित या रतौंधी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है जानते हैं, तो हर दिन सुबह जो है आपको धूप में रहना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। तो अगर साथ ही साथ खाने में इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा या ईस्ट में, अगर इतना तो खा ही रहे हैं, साथ ही साथ सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण से। ठीक है, धूप में रहोगे तो भी ठीक। अब इसके कमी से क्या होता है, तो ऑस्टियोमेलेशिया या सूखा रोग। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट विटामिन ई, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल क्या होता है और इससे कमी से क्या होता है, तो जनन क्षमता की कमी, जननांगों तथा पेशियों में कमजोर हो जाना। ठीक, अब कहां से मिलेगा विटामिन ई, तो लिखिए तेल, अंकुरित गेहूं, अंडे एवं सोयाबीन। ठीक, लास्ट विटामिन के क्या, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन की में क्या होगा, इससे कमी से चोट पर शीघ्र रुधिर का थक्का ना जमने
से अधिक रुधिर स्राव। अगर विटामिन के है, अगर कहीं पर कट गया तो कंटिन्यू खून बहते रहेगा, थक्का नहीं लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है, थक्का नहीं जमेगा। लेकिन जिसके में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में जैसे ही कटेगा थोड़ी देर बाद फिर थक्का जम जाएगा, मतलब खून ज्यादा बहेगा नहीं। ठीक है, अब विटामिन के को बढ़ाना है तो हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि की बैक्टीरिया ये सब काम करते हैं। समझ में आ गया? कल हम इसी के आगे पार्ट 2 पे हम खनिज लवण को देखेंगे। खनिज लवण थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए इस टॉपिक को यहीं पर रोकूंगा। ठीक है, जितने जो बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसकी शॉर्ट, हाँ, एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट नहीं होगा। ठीक है, जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नोट करते चलिएगा, बाद में रिकॉर्डिंग रहती है, आराम से देख करके लिखिएगा। ठीक है, मैं एक एक बार हल्का हल्का जूम करके भी कर दे रहा हूँ ताकि लिखने में आपको आसानी हो। ठीक है, मैं जूम करके एक एक करके कर दे रहता हूँ। ठीक है, ताकि आप इसको ले पाए। ठीक है, जैसे विटामिन ए बड़ा बड़ा करके, ताकि बाद में आप इसको रोक करके देख करके लिख लेना। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि लिखते रहना इसको। ठीक है, ये ऐसा विटामिन ए, रेटिनॉल। ठीक है, स्रोत क्या क्या है तो केरोटीन, रंगांश यकृत, ये सारी चीजें। ठीक है, ये ऐसा करके छोटा छोटा इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूं ताकि बाद में आप देख पाओ। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही विटामिन डी का, कैल्सीफेरॉल का, ये मक्खन यकृत, इतना तो शायद मेरे ख्याल से दिख ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी ऐसी विटामिन ई का, टेकोफेरॉल। ठीक है, ये खाएंगे तो ये इससे कार्यकी पे प्रभाव पड़ेगा और जनन क्षमता की कमी एवं जननांगों तथा पेशियों में कमजोर। उसके बाद सेम वैसी ही हरी पत्तियां, किसके लिए? विटामिन के लिए। ठीक है, फिर इतने का रख लीजिए। फिर उसके बाद ये ऐसा इसको रोक रोक करके आराम से लिखिएगा अपने कॉपी पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे ही सेम इसका भी, उसके बाद हम कल इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि दोनों को लिख पाए। ठीक है, ये विटामिन बी1 थायमिन, ये अनाज के। ठीक है, कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो ये हो गया, क्या रोग होगा तो बेरीबेर। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। ठीक, ये इस तरीके से, इस तरीके को आपको लिखना है। चलो हो गया। अब कल जब आप आएंगे तो कल हम लोग एक चैप्टर और चालू करेंगे, बाल विकास। ठीक है, बाल विकास का 2 ही 3 चैप्टर हुआ है, कल हम तीसरा चैप्टर उसका पढ़ेंगे, अनुवांशिक। ठीक है, आज संडे है, कल आप आराम से आइएगा। ठीक है, कल आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कल इसी का पार्ट 2 खनिज लवण पढ़ेंगे। खनिज लवण के बाद पार्ट 2 में इसके जितने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको भी हम देखेंगे, क्या क्या प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। ठीक है, जितने जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, अगर कोई भी अगर डाउट है तो पूछिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, ठीक है। अब आगे जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं वो लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैप्टर फर्स्ट था, पार्ट 1 था, क्या बेसिक से समझ में आया कि नहीं आया, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर जा करके दे करके जाइएगा। ठीक है, और जो बच्चे मतलब यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, अगर आपके ग्रुप में अगर ऐड नहीं है तो इस नंबर को आप लिख लीजिएगा 9669334253। ठीक है, और साथ ही साथ जिनको भी अगर कोचिंग करना होगा, चाहे नवोदय सैनिक हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सीजी टेट हो, चाहे ट्यूशन क्लासेस हो, आप यहाँ पर ऑफिस पता कर सकते हैं। 96693342 मोबाइल नंबर है और ऑफिस का पता है घंटाघर के पास, HIJ62 MP नगर, डॉक्टर दानियाल हॉस्पिटल के सामने। ठीक है, लगातार 5 वर्षों में सबसे ज्यादा रिजल्ट रहा है, तो एक बार डेमो क्लासेस जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।